हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे स्टडी सेंटर स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं, जैसे हैं, सकुशल होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जैसे संस्कृत सब्जेक्ट आपका चल रहा था, तो उसमें कल हमने पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने समास। ठीक है, तो समास को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में मैं पहले भी वैसे तो प्रत्येक समास के बारे में बता चुका हूँ कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में कौन सा, बहुब्रीहि में कौन सा, द्वंद्व में कौन सा। तो इसमें हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। ठीक है, अगर इसका अपन विच्छेद करें तत् धन पुरुष, तो तत्पुरुष समास का मतलब है तस्य पुरुष। क्या है? तत्पुरुष, यानी वह पुरुष। इसका अपन विग्रह करेंगे तो तस्य पुरुष। ठीक है, तो तस्य में आप कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, तो इसका मतलब है इसमें तत्पुरुष समास है। तो मित्रों, हम तत्पुरुष समास के बारे में अगर विस्तार से जानकारी करें तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि उत्तर पद प्रधानोऽयं समास, प्रधानोऽयं समासः। ठीक है, उत्तर पद प्रधानोऽयं समास, अर्थात इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, कौन से पद की? उत्तर पद की। कौन से समास में? तत्पुरुष समास में। इससे पहले पढ़ा था हमने अव्ययभाव समास, तो उसमें कौन से पद की प्रधानता थी? पूर्व पद की प्रधानता थी। इसमें उत्तर पद की प्रधानता है। अब अगर तत्पुरुष समास के भेद आते हैं हमारे लिए, ठीक है, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो ये मित्रों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यधिकरण। क्या होता है? व्यधिकरण। ठीक है, तत्पुरुष। कितना? कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष। और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर तत्पुरुष समास के भेद पूछता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अब बात आती है व्यधिकरण की। अपन बात करें तो व्यधिकरण का मतलब होता है विग्रह करते समय। ठीक है, यानी विग्रह वाक्य में या विग्रह पदों में पृथक पृथक विभक्ति। क्या? पृथक पृथक विभक्ति। ठीक है, और समानाधिकरण का मतलब होता है प्रत्येक पद में समान विभक्ति, प्रत्येक पद में समान विभक्ति। ये ध्यान रखना है आपको। अगर बाई चांस पूछा जाता है कि ये व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी व्यधिकरण और समानाधिकरण कौन से समास के भेद हैं, तो आता है कौन से का? तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है, तो अब हम बात कर, आप देखो व्यधिकरण में हमारा जो है ये आती हैं आपके द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक। कौन सी? द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक। और इस समानाधिकरण के अंतर्गत आती हैं हमारे द्विगु और कर्मधारय। कौन से? द्विगु और कर्मधारय समास आते हैं समानाधिकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समानाधिकरण जो द्विगु और कर्मधारय समास हैं वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, तो अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा? ये द्वितीया तत्पुरुष से लेकर के और सप्तमी तत्पुरुष तक। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। तत्पुरुष समास में आपको के उत्तर पद की प्रधानता होती है। कौन से? उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? नंबर 1, यानी कि व्यधिकरण। कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें बता चुका हूं कि विग्रह वाक्य में या विग्रह पद में क्या है? विग्रह पद में या विग्रह पदों में पृथक पृथक विभक्ति, पृथक पृथक विभक्ति होती हैं। किसमें? विग्रह करती हैं तब। ठीक है, अब इसमें आती हैं ये द्वितीया से सप्तमी तक, द्वितीया
विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम अब पढ़ते हैं सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहला समास जिसका नाम है, जिसे अपन कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास। हालांकि आपसे अगर नाम पूछता है समास का तो आपको मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष समास बताने की आवश्यकता नहीं है, समानाधिकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बताना है द्वितीय तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष या केवल तत्पुरुष बता दें। तो अपना पहले नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें द्वितीय। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, इस द्वितीय तत्पुरुष समास में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब यदि उत्तर पद में, यानी कि मूल सूत्र होता है इसका द्वितीय श्रेतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। क्या है? द्वितीय श्रतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। ठीक है, तो इसमें अब या तो आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं इसके बारे में कि यदि उत्तर पद में, किसमें? उत्तर पद में कौन से? श्रितः। क्या है? श्रितः, अतीत, पतित, गत और अत्यस्त्य। ठीक है, और प्राप्त और आपन्न, ये अगर शब्द आ जाएं, ठीक है, आदि शब्द आए तो विग्रह करते समय क्या करना है? पूर्व पद में, किसमें? पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है अपन को? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको ये शब्द ध्यान रखनी है कौन कौन से? श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। ठीक है, इन शब्दों में से अगर कोई भी शब्द उत्तर पद में हो तो हमको पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है हमको, उत्तर पद का मतलब इनमें से जाएगा कोई ना कोई शब्द, है ना, यथावत रहता है। कैसा? यथावत रहता है, अर्थात उसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, जैसे अपन बात करें कृष्णाश्रित। क्या है? कृष्णाश्रित। ठीक है, अब उत्तर पद क्या है? श्रित, इनमें से है, तो हमको पूर्व पद में क्या करना है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? कृष्णम श्रित। क्या है? कृष्णम श्रित। ठीक है, इति विग्रह, इति विग्रह। इसी प्रकार से कोई शब्द आ जाता है दुखातीत। क्या है? दुखातीत। अब देखो, दुख प्लस अतीत दीर्घ संधि करती है यहाँ पर, तो क्या बनेगा? दुख शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, दुखम अतीत, दुखम अतीत। ठीक है, इसी प्रकार से नरक पतित। क्या है? नरक पतित, तो नरक शब्द में द्वितीय विभक्ति लगानी है, नरकम पतित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त तथा आपन्न। इसी प्रकार जैसे देखो इसमें रखा है कि द्वितीय विभक्ति होती है यदि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त्य, ठीक है, प्राप्त और आपन्न, ये शब्द इसी में से हैं। या तो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर ये याद नहीं होता है तो आप इनमें से इन शब्दों को याद करना है। तो ये होता है आपका कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष
समास। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है कौन सा, विभक्तियों के अनुसार चलेगा ये आपके। ठीक है, तो आपको विभक्तियों के अनुसार ध्यान रखना है। द्वितीय के बाद में कौन सा आना है, तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें आपको सूत्र ध्यान रखना है, कौन सा, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई। क्या है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि उत्तर पद में, ये सभी उत्तर पद में ही आएंगे किसमें, क्योंकि तत्पुरुष समास में कौन से पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इसका मतलब ये शब्द कहाँ आएंगे, सभी उत्तर पद में, और विभक्ति का प्रयोग करना है हमें पूर्व पद में। ठीक है, तो यदि उत्तर पद में इसी में से लेना है हमको पूर्व, ठीक है, सदृश और सम ऊन अर्थ कलह निपुण, ठीक है, मिश्र और लक्षण। ठीक है, ये शब्द आदि शब्द आए तो हमें क्या करना है, पूर्व पद में, किसमें, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति करनी है, तृतीय विभक्ति करनी है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय हमको देखना है कि उत्तर पद में कौन सा शब्द आ रहा है। अगर इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द आता है तो हमें विग्रह करते समय पूर्व पद में तृतीय विभक्ति करनी है। बाकी का नियम वही रहेंगे प्रत्येक समास में, चाहे द्वितीय तत्पुरुष हो, तृतीय तत्पुरुष हो, चतुर्थी पंचमी षष्ठी कोई सा भी हो। ठीक है, बाकी का हमको सभी चीज़ वही रखनी है। उत्तर पद यथावत रहेगा क्योंकि उत्तर पद में यही शब्द आएंगे जो हमने दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे मास पूर्व, क्या है, मास पूर्व, ये शब्द है। अब इनमें से देखो शब्द आ रहा है इसमें उत्तर पद में, तो पूर्व पद में क्या करना है, हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब इस शब्द का हमको अर्थ आए या नहीं आए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इतनी हमें अपने दिमाग की खपत करने की जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ क्यों नहीं आ रहा है हमसे। हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि पूर्व शब्द है इसमें के उत्तर पद में, तो पूर्व पद में क्या करना है, हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मासेन क्या होगा, मासेन पूर्व इति विग्रह, क्या होगा, मासेन पूर्व इति विग्रह। इसी प्रकार से सदृश, जैसे मातृ सदृश, मातृ सदृश। ठीक है, अब माता सदृश का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, तो मातृ सदृश माता के समान, माता के समान कौन होता है, मौसी। ठीक है, तो माता शब्द में तृतीय विभक्ति लगानी है, क्या बनेगा, मात्रा सदृश, क्या बनेगा, मात्रा सदृश इति विग्रह। इसी प्रकार से आ जाए पितृ सम, पितृ सम, पिता के समान कौन होता है, चाचा ताऊ, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा पिता की तृतीय विभक्ति क्या, पित्रा सम, पित्रा सम। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ कलव ऊन, जैसे धान्यूनम, क्या है, धान्यूनम। तो इसमें से ऊनम, ऊन शब्द आ रहा है, ऊन का मतलब होता है कम, है ना, कमी। तो धान्येन, क्या है, धान्येन ऊनम, क्या है, धान्येन ऊनम। इसी प्रकार से अर्थ आ जाता है, जैसे धान्यार्थ, धान अर्थ का मतलब है यहाँ पर कारण। ठीक है, और कलह, कलह का मतलब झगड़ा, है ना। निपुण, पूर्णता, मिश्र, मिलावट, इस लक्षण, उसके लक्षणों से, है ना। तो इनमें से कोई सा भी शब्द अगर आ जाए, पूर्व, सदृश, सम, ऊन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र और इस लक्षण, तो हमको पूर्व पद में
कौन सी विभक्ति करनी है, तृतीय विभक्ति। इनके अलावा अगर कोई शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना है, इनके अलावा अगर कोई शब्द आता है तो वो और शब्द आ सकते हैं। एक तो आता है खंड, कौन सा, खंड, और एक आता है भिन्न, कौन सा, भिन्न। ये दो शब्द और आ सकते हैं इनके अलावा, क्योंकि खंड का मतलब है टुकड़े करना, है ना। जैसे हमारा कोई उदाहरण लेते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं संकुला खंड। क्या है, संकुला खंड, शंकु के द्वारा अलग किया हुआ, है ना। संकुला शब्द वैसे स्त्रीलिंग का है ना। खंड का मतलब है टुकड़े। तो संकुला शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग का बनेगा रमा की तरह, तो क्या बनेगा, संकुलया खंड। ठीक है। इसी प्रकार से नख भिन्न, क्या है, नख भिन्न। ठीक है, नख भिन्न अर्थात नाखूनों के द्वारा अलग किया हुआ। तो नाखूनों का मतलब बहुवचन हो गया, तो नखई, क्या होगा, नखई भिन्न। ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तर पद में इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो हमको क्या करना है, पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है। और बाकी के नियम वही हैं। उत्तर पद से हमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, उत्तर पद हमारा यथावत रहेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में कौन से पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो समास है हमारा, अगला पॉइंट है इसी का जो भाग है जिसे अपन कहते हैं, वो आएगा कौन सा, तीसरे नंबर का, जिसे कहते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य शब्द है वो समास है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें अगला है नंबर 3, जिसे कहते हैं अपन चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितै। क्या है, तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितै। ये थोड़े से शब्द हैं इसमें। यदि उत्तर पद में, किसमें, यदि उत्तर पद में तदर्थ का मतलब होता है कारण, है ना। तदर्थ का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है। और इसके बाद में आता है वलि, क्या है, वलि हित सुख और रक्षित। ये शब्द अगर आते हैं तो हमको पूर्व पद में क्या करना है, आदि शब्द आए तो विग्रह करते समय, क्या है, विग्रह करते समय क्या करना है, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति करनी है, विभक्ति करते हैं। ठीक है। बाकी उत्तर पद यथावत रहता है। जैसे एक शब्द आता है हमारा यूपदारु, यूपदारु। ठीक है। उदाहरण ज़्यादातर आ जाता है ये तत्पुरुष समास का। अब ये दारू शब्द इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर तदर्थ। तदर्थ का मतलब है कारण, क्या है, कारण। ठीक है। तो यहाँ पर अपन करेंगे यूपाय, यूप शब्द अलग है, यूपाय दारू। ठीक है। वैसे इसका अर्थ होता है, यूप का मतलब होता है खूंटी या खूंटा। ठीक है। और दारू का मतलब होता है लकड़ी। दारू यानी खूंटी के लिए लकड़ी। ठीक है। इसी प्रकार से बलि, जैसे भूत बलि, क्या है, भूत बलि। भूत का मतलब होता है प्राणी और बलि का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है। जैसे भूतों के लिए बलि दी जाती है, यानी प्राणी, हर प्राणी के लिए किसी न किसी प्रकार की बलि दी जाती है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये भूत शब्द आप एक वचन में ले सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं अपन भूताय। ठीक है, एक प्राणी के लिए, या फिर अपन बहुवचन में कर सकते हैं तो भूतेभ्य, क्या कर सकते हैं, भूतेभ्य बलि। ठीक है। इसी प्रकार से हित, जैसे गोहितम, क्या है, गोहितम। तो गाय शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी, गवे, और हितम ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। इसी प्रकार से गो सुखम, क्या है,
गो सुखम और गो रक्षितम। क्या है? गो सुखम और गो रक्षितम। तो इस प्रकार से गवे सुखम गवे रक्षितम। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है आपका कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पद में ही आएंगे ये शब्द जो भी दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में समझ में आ गया आपके अच्छी तरह से कि तदर्थ का मतलब है कारण, और उसके बाद में बलि, हित, सुख, रक्षित, ये शब्द अगर आपके उत्तर पद में आ जाएं तो हमें विग्रह करते समय पूर्व पद में कौन सी विभक्ति करनी है? चतुर्थी विभक्ति करनी है। बाकी उत्तर पद हमारा जो है, जो शब्द दे रखे हैं वो यथावत रहेंगे। इसके बाद में अगला है हमारा कौन सा? 4 नंबर का है, जिसे कहते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें आपको ध्यान रखना है पंचमी भयेना। क्या है? पंचमी भयेना। ठीक है, या फिर एक शब्द आता है भीत्रार्थानाम भयेतु। एक सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, तो हालांकि ये कारकों का सूत्र है, कारक का सूत्र है कौन सा? भीत्रार्थानाम भय हेतु। और ये पंचमी भयेन सूत्र है, जो भयार्थक जितनी भी धातु हैं या भयार्थक शब्द हैं उनमें पंचमी शब्द वो तत्पुरुष समास होता है। तो आपको तो केवल एक लाइन ध्यान रखनी है, यदि उत्तर पद में, किसमें? उत्तर पद में कुछ शब्द ध्यान रखो आप, तो जैसे भय, क्या है? भय, भीति, ठीक है, भी, और अपेत, अपोड़, अपोड़, ठीक है, और मुक्त। ठीक है, ये शब्द आते हैं ज़्यादातर। अगर ऐसे शब्द आएँ उत्तर पद में तो हमको कौन सा शब्द क्या करना है? पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। बाकी सब वही चीज़ लिखनी है जो अपन पहले लिख चुके हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो अपन को विग्रह करते समय क्या करना है? पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हमारा शब्द आ जाता है चोर भयम। क्या है? चोर भयम। ठीक है, अब चोर भयम यानी चोर से भय। किससे भय? चोर से। तो चौरात भयम। क्या है? चौरात भयम इति विग्रह। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रक भीति, ब्रक भीति, ब्रक से डरना, है ना, या ब्रक का डर, तो ब्रकात, ब्रकात भीति, ब्रकात भीति। ठीक है, इसी प्रकार से अपेत, जैसे सुखापेत। क्या है? सुखापेत। तो सुख और अपेत, है ना, सुख शब्द में अपन को कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी। सुखात अपेत। क्या है? सुखात अपेत। ठीक है, इसी प्रकार से मुक्त, है ना, जैसे चक्र मुक्त। क्या है? चक्र मुक्त, चक्र से मुक्ति, तो चक्रात, चक्रात मुक्त। क्या है? चक्रात मुक्त। तो कोई सा भी शब्द आ जाए आपको ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई शब्द आता है भय, भीति, भी, तो अपन को क्या करना है? पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो देखो पंचमी तत्पुरुष समास जो है छोटा सा, ये कुछ ही शब्द हैं इसमें, ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, भय यानी डर। ठीक है, इसके बाद में निकल, ठीक है, तो ये जो समास है आपका पंचमी तत्पुरुष समास, ये तो हुआ आपका कंप्लीट। इसमें थोड़े से 2-4 शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सरल शब्द हैं, हालांकि कठिन एक भी नहीं है। और ये भी निश्चित है मित्रों आपके लिए गारंटी की बात कि इन शब्दों के अलावा यानी इन उदाहरणों के अलावा आपका कोई भी उदाहरण बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप विश्वास के साथ इन उदाहरणों को, अगर नियम याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नियम याद नहीं होते हैं तो उदाहरणों को भी आप रट सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद में षष्ठी तत्पुरुष समास, ये सूत्र कहता है
षष्ठी से। क्या है? षष्ठी से, यानी शेष जो बचते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी के अलावा जो भी शब्द बच जाते हैं उनमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, वैसे मूल शब्द आते हैं आपके कुछ इसमें, यदि उत्तर पद में, किसमें? उत्तर पद में क्या है? ज़्यादातर तो आता है पुरुषः। क्या है? पुरुषः, पूजक, ठीक है, याजक और पुर समक्षम। क्या है? पुर समक्षम, उपरि, हाँ, अध, ये आदि शब्द आते हैं, है ना, आदि शब्द। या फिर अपन कह सकते हैं संबंध वाचक पद। ऐसा कोई पद आएगा जिसमें कोई ना कोई संबंध होगा किसी से, ठीक है। जैसे अपन बात करें, कोई भी शब्द इनमें से पुरुष आ जाता है, जैसे ज़्यादातर उदाहरण आता है राज पुरुष। क्या है? राज पुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है। अब हमको इसमें राजा शब्द की विभक्ति लगानी है, कौन सी? षष्ठी। तो क्या करना है? राज्ञ और पुरुष ज्यों का त्यों लिखना है, इति विग्रह, ठीक है। इसी प्रकार से पूजक, जैसे देव पूजक। क्या है? देव पूजक। अब देव एक नहीं है, कितने हैं हमारे देव देवता? 33 करोड़ हैं। तो यहाँ पर देव शब्द जो है वो बहुवचनांत लेकर के चलना है अपन को। देवानाम पूजक। पूजक का मतलब होता है पुजारी, है ना, देवताओं के पुजारी। इसी प्रकार से याजक या ऊपरी, जैसे वृक्षोपरि। क्या है? वृक्षोपरि। अब वृक्ष के ऊपर तो क्या हो जाएगा? वृक्षस्य, वृक्षस्य उपरि। क्या है? वृक्षस्य उपरि, ठीक है। अब संबंधवाचक आता है, जैसे सीतापति। क्या है? सीतापति। तो सीतायाः पति। क्या है? सीतायाः पति। रमापति, है ना, उमापति। अगर आ जाए आपके लिए राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति, ठीक है। अब राष्ट्रपति कौन है इस समय? मानो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। लेकिन वो कौन है इस समय? पति। पति का मतलब यहाँ पर है मालिक। पति का मतलब क्या है? मालिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी शब्द पति शब्द आते हैं वो सब में कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा इसका? राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य पति, है ना, यानी देश का मालिक। इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, वो क्या है? देश के मालिक है। तो राष्ट्रपति, उमापति, रमापति, ठीक है, ये सब कौन से समास में आ जाते हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास में। तो आपको ध्यान रखना है कि षष्ठी तत्पुरुष समास जो है आपके सभी समास से संबंधित जितने भी शब्द हैं उन शब्दों, उन समासों में से जो शब्द बचे जाते हैं वो सभी किस में आते हैं? षष्ठी तत्पुरुष में आते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है संबंध सूचक शब्द जितने भी हैं वो षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो अंतिम बचता है इसका, वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसमें केवल आपको कुछ शब्द ध्यान रखने हैं, बाकी के संबंध सूचक शब्द, जैसे विद्यालय है, विद्यालय में भी कौन सा समास है? कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। शिवालय, शिव का आलय, शिवस्य आलय, है ना। हिमाचल, हिम का अंचल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद में जो आता है आपका कौन सा? सप्तमी। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें सूत्र आता है सप्तमी सौंडे। क्या है? सप्तमी सौंडे। सौंड का अर्थ होता है निपुणता। क्या होता है? निपुणता। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि केवल इतना ध्यान रखना है, निपुण अर्थ में या निपुणता अर्थ वाले शब्दों के योग, शब्दों में
शब्दों में कौन सा सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं यदि उत्तर पद में, यदि उत्तर पद में कौन से शौंड, ठीक है, धूर्त, केतव, ठीक है, निपुण और पटु, प्रवीण, क्या है, दक्ष, ठीक है, कुशल, ये शब्द अगर आ जाएं आपके किसमें? उत्तर पद में, इन सब का अर्थ क्या है? निपुणता। शौंड का अर्थ भी निपुण है, कितब का अर्थ भी निपुण है ना। निपुण का मतलब है किसी कार्य में दक्ष, निपुण, प्रवीण, इन सब का अर्थ एक, ये तो हमने कह दिया निपुणता। क्या है? निपुणता। और इस शौंड शब्द का भी अर्थ क्या है? निपुणता है। जैसे ये शब्द अगर उत्तर पद में आए तो हमको पूर्व पद में क्या करना है? वही सप्तमी विभक्ति, ठीक है, और उत्तर पद यथावत रखना है। जैसे अक्ष शौंड, क्या है? अक्ष शौंड। अक्ष का मतलब होता है जुआ। क्या होता है? जुआ। पासा, पासे कितने होते हैं? पासे अनेक होती हैं, यानी जैसे ताश खेलते हैं अपन तो ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर अपन अक्ष शब्द में बहुवचन का प्रयोग करेंगे सप्तमी का। क्या लिखेंगे? अक्षेषु शौंड, अक्षेषु शौंड, अर्थात जुआ में निपुण। क्या है? जुआ में निपुण। ठीक है, उदाहरण कई बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अक्षेषु शौंड, ठीक है, अक्ष शौंड। इसी प्रकार से कार्य कुशल जैसे आ जाता है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अब एक काम में तो होगा नहीं कुशल, है ना, तो बहुत से कार्यों में होगा। कार्येषु कुशल, क्या है? कार्येषु कुशल, ठीक है, कार्यों में कुशल इति विग्रह। इसी प्रकार से धूर्त, कितव, दक्ष, है ना, जैसे पठन निपुण, पठन निपुण, पठन यानी पढ़ने में, तो पठने निपुण। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई सा भी शब्द अगर आ जाता है हमारे उत्तर पद में तो हमें कौन सी विभक्ति करनी है? पूर्व पद में द्वितीय सप्तमी विभक्ति करनी है, और ये हो जाता है हमारा कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है। इसके साथ साथ एक समास और चलता है इसमें, जिसे अपन नया तत्पुरुष समास कहते हैं, लेकिन वो आता है आपके इसमें जो समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद था, उसमें हम कराएंगे उसको द्विगु और कर्मधारय के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में ही करा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको क्योंकि उसके उदाहरण आ जाते हैं, उसमें उनको अलग से करा देंगे अपन, कौन कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये जो सप्तमी तक जो भेद थे इसके, ये कौन से थे? आपके व्याधिकरण तत्पुरुष समास के, क्योंकि प्रत्येक पद में विग्रह करते समय हमारी कौन सी विभक्ति? अलग अलग विभक्ति हो रही है, किसी में द्वितीय विभक्ति, किसी में तृतीय, किसी में पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी, है ना। इसीलिए यहाँ पर अब कौन सा समास कहते थे इसको? तत्पुरुष समास का भेद जो व्याधिकरण के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में है एक नया, कौन सा? नया तत्पुरुष, नया तत्पुरुष समास। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद क्या होता है? अ। पूर्व पद क्या होता है? अ अथवा अन। क्या होता है? अ अथवा अन। ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है? संज्ञावाचक। क्या होता है? संज्ञावाचक। तो अपन को क्या करना है? अब ये ध्यान रखना है, ये तो हो गई पहचान इसकी। क्या है? पहचान। क्या कि पूर्व पद तो होता है हमारा अ अथवा अन, और उत्तर पद होता है संज्ञावाचक। और अगर अपन विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करते समय अ को न, ठीक है, अ को न कर देते हैं,
ठीक है, अ को क्या करेंगे, न करेंगे। जैसे उदाहरण आता है हमारा, और उत्तर पद यथावत रहेगा, न करते हैं, ठीक है, तथा उत्तर पद यथावत रहता है। कैसा रहता है, यथावत। जैसे अपन कहते हैं अपुत्र, क्या है, अपुत्र, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अ के स्थान पर करेंगे न पुत्र, यानी कि अपुत्र का मतलब है पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्री हो सकती है, ठीक है, न पुत्र इति, बस, ठीक है। इसी प्रकार से अपुरुष, तो फिर क्या करना है अपन को, न पुरुष, ठीक है। अ के स्थान पर न करना है। अगर ये अन कब आएगा, जब द्वितीय पद का प्रारंभिक अक्षर अ होगा, क्या होगा, अ, या कोई स्वर होगा, जैसे अनागत, ठीक है, तो क्या करेंगे, न आगत, क्या करेंगे, न आगत, ठीक है। अन के स्थान पर हमको क्या करना है, न, ठीक है, और अ के स्थान पर भी क्या करना है, न। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि अ या अन, अ अथवा अन, ठीक है, दोनों के स्थान पर अथवा अन, इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन, न कर देते हैं। अब यहाँ पर अन आ रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे अपठित, क्या है, अपठित, ठीक है, तो इसका मतलब अ का मतलब नहीं, पठित माने पढ़ा गया, तो जो पढ़ा नहीं गया है, न पठित, ठीक है, अपठित। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके कौन से, तत्पुरुष समास पूरा, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।